मधु बोली, भाऊ काम तो काम होता है, और रही बात इज्जत की तो इसमें इतना क्या ही सोचने का। मैं क्या कहती हूँ कि तू मेम साहब के घर नौकरी करके कुछ पैसे इकट्ठा कर ले, फिर कुछ काम शुरू करना। भाऊ, अरे ये मधु तो बड़ी चालू निकली, लगता है ऐसी नहीं मानने वाली। मधु बोली, क्या सोच रहे हो, मैं मेम साहब से बात करूं? भाऊ बोला, हाँ ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। मधु बोली, मैं अभी बात करती हूँ। उसने दीपा को फ़ोन किया। दीपा, मधु, इस टाइम सब ठीक तो है? मधु बोली, जी मेम साहब, वो आपसे एक काम था। दीपा बोली, हाँ बोलो मधु। मधु, मेम साहब, वो मेरा मर्द भाऊ है ना, उसके लिए कोई काम हो तो। दीपा बोली, तुम्हारे पति के लिए? मधु बोली, जी मेम साहब। दीपा बोली, अब तुम्हारे पति को कोई काम आता है, जैसे ड्राइविंग या फिर कुछ और? मधु बोली, हाँ मेम साहब, वो गाड़ी चला लेता है। मधु बोली, तो फिर ठीक है, मैं मोहन से बात करके फिर बताती हूँ। मधु, अच्छा मेम साहब। मधु फ़ोन रखकर वापस आई। भाऊ नहीं था। ये भाऊ किधर गया? तभी पिंकी रोने लगी और उठ गई। मधु, अरे क्या हो गया मेरी प्यारी रानी बेटी को? पिंकी, चुप हो जा, भूख लगी है, बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद पिंकी को खिलाने के बाद वो भाऊ को देखने बाहर आई तो उसे किसी की परछाई दिखाई दी। मधु बोली, कौन हो सकता है? वो पीछे गई तो उसे भाऊ की आवाज़ सुनाई दी। भाऊ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मधु वहीं खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगी। भाऊ बोला, ए बग्गा भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बग्गा भाई बोला, क्या हो गया रे भाऊ, अब किसका जेब काटा तूने? भाऊ बोला, बग्गा भाई, तू तो जानता ही है कि मेरी जुए की लत और शराब की वजह से कितना कर्जा हो गया है मेरे ऊपर। बग्गा भाई बोला, देख, मैं तेरे को कोई उधार देने वाला नहीं, इधर अपुन का धंधा भी मंदा चल रहा है। भाऊ बोला, बग्गा भाई देखो, कोई तो रास्ता होगा। मैंने अपनी घरवाली से मांगा तो वो तो मुझे ही धंधा करवाने के पीछे पड़ गई। बग्गा भाई बोला, तो कर लेना काम। देख भाऊ, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, अब काम चाहे सीधा हो या उल्टा। भाऊ बोला, अरे बग्गा भाई, मेरे से कोई काम धंधा ना होगा, वैसे अभी पूरा दिन से एक घूंट दारू हलक में ना गई है, भेजा वैसे ही बहुत गर्म हो गया है, और ऊपर से वो समझ रही है कि मैं सुधर गया हूँ। बग्गा भाई बोला, क्या भाऊ, तू तो बड़ा नौटंकी बाज निकला, अपनी ही बीवी को बेवकूफ़ बना रहा है। भाऊ बोला, तो क्या करूं बग्गा भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि वो मेरी बातों में आकर मुझे पैसे दे देगी और मेरी जान बच जाएगी। बग्गा भाई बोला, तू तो बड़ा खिलाड़ी है, निकम्मा कहीं का, अब फ़ोन रख, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, अपनी बीवी को राजी कर ले, तेरा काम हो जाएगा। और फिर उसने फ़ोन काट दिया। भाऊ बोला, सबको देख लूँगा। ये कहकर वो पीछे मुड़ा तो सामने मधु खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो गुस्से से तमतमा उठी। भाऊ बोला, मधु, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल, आज मैं खाना बनाऊंगा। मधु आगे बढ़ी और गुस्से से चीखते हुए, क्या समझा था मुझे, पागल हूँ मैं? भाऊ बोला, अंदर चल, मैं सब समझाता हूँ। मधु उसे धक्का देते हुए, हाँ बोल, क्या समझाएगा तू, बता। भाऊ बोला, देख मधु, ये तू ठीक नहीं कर रही है। मधु बोली, मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, और तूने, अरे तुझमें और गिरगिट में कोई फर्क नहीं है, बल्कि तू तो उससे भी नीच है, नीच। मधु, मैं सुधर गया हूँ, यही बोला था ना। अरे मैं तो पागल हूँ जो तुझ जैसे बेवड़े पर भरोसा कर लिया। मधु, तू मुझे गलत समझ रही है,
उसने मधु के हाथों को पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ झटकते हुए, खबरदार, जो तूने मुझे हाथ भी लगाया। अरे मुझे पहले इतनी घिन नहीं आती थी जितनी अब आएगी। तूने अपने शराब पर उड़ाए पैसे मुझसे वसूलना चाहता था, इसलिए कल से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था और मैं मूर्ख तेरी बातों को सच मान बैठी। भाऊ बोला, नहीं नहीं मधु, तुझे गलत फहमी हो गई है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं सुधरना चाहता हूँ, सच में। मधु, अच्छा, अभी तेरी जुबान सुधरना तक नहीं बोल पा रही है, उससे पहले ही लड़खड़ा गई। तेरी फितरत कभी नहीं बदलेगी भाऊ। जा, तू तो मेरा भी सौदा कर दे, अगर जरूरत पड़ जाए तो, क्योंकि तेरी आंखों की शर्म मर चुकी है। भाऊ बोला, हे बप्पा, अब क्या करूं? सारी बात तो इस मधु को पता चल गई। अब तो वो पैसे क्या, मुझे अपने पास भी फटकने नहीं देगी। इधर मधु पिंकी को चुप करा रही थी और सोच रही थी कि ये भाऊ तो बहुत ही झूठा निकला। वो क्या क्या सोच रही थी कि भाऊ सुधर गया है, अब वो पहले जैसा नहीं है, लेकिन वो सब नाटक था। मुझे बेवकूफ़ बना रहा था ताकि वो मुझसे पैसे लेकर अपनी ऐयाशी में उड़ा दे। मधु बेचारी अपने फूटे नसीब को बैठी रो रही थी कि वो सारा दिन मेहनत करके पैसे जोड़ती है और भाऊ को जरा भी उसकी कदर नहीं है। आखिर और तो और वो उसे ही लूटने पर लगा हुआ था। इधर भाऊ धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने मधु से, भाऊ बोला, ए मधु, सुन ना, तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो तो ऐसे ही फेंक रहा था। मैंने क्या सोचा कि तू अकेले इतने पैसों का इंतजाम करेगी तो मैं। मधु बिफर पड़ी, चुप हो जा, कितना झूठ बोलेगा। भाऊ ने झट से पिंकी के सर पर हाथ रखते हुए, देख, मैं पिंकी की कसम खाता हूँ, अब तो यकीन कर ले। मधु बोली, खबरदार, जो मेरी बेटी की झूठी कसम खाई, तेरा क्या है। भाऊ देख मधु, मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ और तू मेरे सर पर चढ़ रही है। अच्छा चल, मैंने झूठ बोला, क्या करेगी, बोल। अरे तू तो मनहूस है, तेरी वजह से मेरा लक खराब हो गया। मधु बोली, क्या बोला, मेरी वजह से? भाऊ बोला, हाँ, रोज तेरा ये सड़ा मुंह देखकर मैं जाता ना तो उधर 3 पत्ती में गेम हार जाता। तेरी वजह से मेरा काम बंद हो गया और मैं जुआ खेलने लगा। मधु बोली, भाऊ तू कितना गिरा हुआ आदमी है। मेरी वजह से कि अपनी गलतियों की वजह से सारा दिन पीकर इधर उधर पड़ा रहता है और इल्जाम मुझे देता है, शर्म नहीं आती? वो गुस्से से चिल्लाने लगी। भाऊ बोला, मधु देख, मैं तेरा घर वाला हूँ, तेरा गुलाम नहीं, समझी तू? अरे 4 पैसे क्या मांग लिए, ऐसे तेवर दिखा रही है जैसे करोड़ों रुपए मांग लिए हूँ। मधु बोली, क्या बोला तूने, 4 पैसे? अरे जाकर कमा कर ला, फिर बताती हूँ कि ये 4 पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बेवड़ा कहीं का, सारा दिन पीकर जुआ खेलकर पैसे उड़ा देता है और ताव मुझे दिखा रहा है। भाऊ बोला, देख देख मधु, अब तू ज़्यादा बोल रही है। हाँ, मैंने तुझसे पैसे ऐंठने के लिए ये सब किया था, क्योंकि मुझे किसी को पैसे देने हैं और वो पैसा तू मुझे देगी, वरना। मधु भी आज पूरी तरह से अपने सारे गुस्से और भड़ास को निकाल देना चाहती थी। बोल, वरना क्या करेगा? भाऊ बोला, मैं इसे मार डालूंगा। उसने पिंकी को जैसे ही हाथ लगाया, मधु ने घायल शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी। मेरी बेटी को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगी, चल निकल, भाग यहाँ से। शोर सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए कि आखिर
मधु के घर से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? तभी पड़ोस की बिमला ताई आई। अरे वो नशेड़ी बहू बेचारी अपनी बाई को परेशान कर रहा होगा ना, तो उसी के घर से आवाजें आ रही होंगी। तभी बहू बाहर निकला गालियां देते हुए, जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊँगा तो फिर देखना, तू बहुत सियानी बन रही है, अपने पैसे का रोब दिखाती है ना मेरे को, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। मधु भी बाहर आ गई, जा जा, वापस आया ना तो तेरी खैर नहीं, अगर मेरी पिंकी को हाथ भी लगाया तो कसम बप्पा की मैं तेरी जान ले लूँगी। जा भाग बेवड़े, नरक बना दी तूने मेरी जिंदगी। ये कहकर मधु रोने लगी। भाऊ चला गया और मधु वापस घर के अंदर आ गई। इधर नीलू ताई को जब पता चला तो वो मधु के पास आई। नीलू ताई बोली, मधु क्या हुआ? वो चाल का लोग बोला कि भाऊ और तेरा झगड़ा हो गया, लेकिन तू तो बोल रही थी कि भाऊ सुधर गया है। मधु रो रही थी। नीलू ताई ने उसके सर पर हाथ रखकर, ए मधु, तू तो मेरी बेटी जैसी है, अपनी माँ को नहीं बताएगी? मधु बोली, नीलू ताई, वो भाऊ सारा नाटक कर रहा था, मुझसे पैसे लेने के लिए पता नहीं कहाँ दारूबाजी किया और जुआ खेला और किसी का पैसा उधार लिया, उसी के लिए वो मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा था और मैं समझी ताई कि मेरा किस्मत बदल गया है, अब मेरे दुखों का अंत हो गया है। लेकिन नहीं ताई, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सारी बात खुद अपने कानों से सुन ली, वरना मैं तो उसकी झूठी बातों में आकर उसे पैसे दे देती। नीलू ताई बोली, अच्छा अब रोना बंद कर, देख पिंकी तुझे कैसे देख रही है, अपनी माँ को रोता देख उसे दुख होगा, चुप हो जा और छोड़ दे उस बेवड़े को। मधु बोली, हाँ ताई, मैं अब उससे कोई बात नहीं करूँगी और कल से तो पिंकी भी मेरे साथ ही रहेगी। उसने पिंकी को खुद से चिपकाते हुए उसके गालों को चूमा। इधर भाऊ ने खूब शराब पी ली और बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि ये मधु ने पैसे दिए नहीं, अब बब्बन तो मुझे छोड़ेगा नहीं और अब मैं क्या करूं? इस मधु ने सारा गेम बिगाड़ दिया। उधर मधु आज बहुत खुश थी कि चलो अब वो पिंकी को अपने साथ लेकर जा सकती है, अब वो हमेशा उसकी नज़रों के सामने ही रहेगी। आखिर एक माँ कब तक अपने बच्चों से दूर रह सकती है? उसकी ये परेशानी दूर हो गई, लेकिन उसे अब सिर्फ इस बात की चिंता थी कि प्रिंस और पिंकी दोनों को एक साथ संभालना। उसने मन ही मन सोचा कि वो सब कर लेगी। दूसरे दिन उसने पिंकी को अच्छे से तैयार किया और उससे बोली, मधु, पिंकी, आज हम लोग साथ काम पर चलेंगे, लेकिन तू मुझे परेशान नहीं करेगी और किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? पिंकी अभी तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो सब समझ रही है। मधु ने उसे अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। उसे लेकर वो दीपा मैडम के घर पहुंची तो दीपा मैडम पिंकी को देखकर खुश हुई। दीपा बोली, मधु, तुम्हारी पिंकी तो बहुत ही प्यारी है, इसकी अच्छी देखभाल करो और इसे खूब पढ़ाना। मधु खुश होते हुए, जी मैम साहब, मेरा भी बस यही एक सपना है कि मैं अपनी पिंकी को अच्छी शिक्षा दे सकूं, ताकि उसे वो सब ना झेलना पड़े जो मैं झेल रही हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगर इसका बाबा भी कुछ करता तो थोड़ा बहुत आसान होता। मुझे अकेले ही सब कुछ देखना है, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। दीपा बोली, वो कुछ काम के लिए तुमने कहा था, तुम्हारे पति के लिए? मधु बोली, मैम साहब, वो कोई काम नहीं करेगा, वो बेवड़ा है, बेवड़ा ही मरेगा। ये कहकर मधु रोने लगी। दीपा बोली, मधु, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पिंकी का एडमिशन का जिम्मा लेती हूँ।
अब से तुम्हारी पिंकी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। मधु हाथ जोड़ते हुए, मैम साहब, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? मेरी पिंकी के सर पर आपका हाथ ही बहुत है, बस उसे आपका आशीर्वाद दीजिए। दीपा बोली, अच्छा, मेरा एहसान फिर कभी उतार देना। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। मधु बोली, जी मैम साहब, अभी लाती हूँ। मधु और पिंकी की जिंदगी अब अच्छी भली चल रही थी। बस भाऊ की वजह से कभी कभी मधु बहुत परेशान हो जाती थी। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, बस पिंकी की थी, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही थी और सारी बातें समझती थी। मधु जब भी मार खाती, उसकी पिंकी घंटों उसके आंसुओं को पोंछती, उसे सहलाती। लेकिन शायद ऊपर वाला भी अब मधु को इस परेशानी से निजात दिलाना चाहता था। और फिर एक दिन जब वो काम से वापस आई तो देखा कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ थी। उसे लगा कि आज भाऊ ने कुछ नया लफड़ा किया है। वो पिंकी को थामे अंदर गई तो देखा कि भाऊ लेटा है और उसके ऊपर चादर पड़ी है। उसने चादर हटाई तो भाऊ के जिस्म पर चोट थी और वो अब इस दुनिया में नहीं था। मधु उससे परेशान जरूर थी, लेकिन थी तो एक औरत ही। मधु भाऊ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? पड़ोसियों ने बताया कि वो शराब की हालत में पीकर सड़क पर पड़ा था। किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो मौके पर ही मर गया। मधु पिंकी को अपने सीने से लगाए रोती रही। फिर पुलिस आई और भाऊ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई और उसके बाद उसका क्रियाक्रम हो गया। मधु का कोई रिश्तेदार तो था नहीं, कुछ देर पड़ोसी थे और सब अपने घरों को लौट गए। सिर्फ नीलू ताई थी। उन्होंने मधु को चुप कराया। नीलू ताई बोली, मधु अब चुप भी हो जा। लिखी को कौन मिटा सकता है? उसने भी तो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। अब पिंकी को संभाल, एक तू ही अपनी बेटी का सहारा है। मैं पिंकी को कुछ देर अपने घर ले जाती हूँ, उसका मन बहल जाएगा। तू भी उठ और कुछ खा पी ले। नीलू ताई बोली, पिंकी चल बेटा, मेरे साथ चल। पिंकी मासूमियत से बोली, नहीं, मैं माँ के पास ही रहूँगी। माँ, तुम क्यों रो रही हो? बाबा तो बहुत गंदे थे, तुम्हें मारते थे, अब कोई नहीं मारेगा, है ना माँ? मधु पिंकी की बातें सुनकर रोने लगी और बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तेरे बाबा थे, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मधु भी सोचने लगी कि पिंकी गलत भी नहीं कह रही। उसने कभी बाबा का प्यार देखा ही नहीं। इतनी बड़ी हो गई, लेकिन हमेशा उसने मुझे मारते पीटते ही देखा था। उसके दिल दिमाग पर ये सब छप चुका था। पिंकी बेटा, ताई के साथ जाओ, वो तुम्हें खिलौने देगी, तुम खेलना, मेरी गुड़िया। मधु ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे भेज दिया। फिर किसी तरह वो उठी, नहाया धोया और चुपचाप लेट गई और सोचने लगी कि जब से पैदा हुई है उसने कोई सुकून नहीं पाया। बचपन में ही माँ बाप मर गए और चाचा चाची ने इस भाऊ के साथ शादी करा दी। शुरू में तो कुछ काम धंधा करता भी था, फिर काम धंधा चौपट हुआ तो शराब की लत लग गई और उसी लत ने आज उसकी जान ले ली। मधु की आंखें गीली थी, दुख भी था, क्योंकि एक भारतीय नारी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, फिर चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, कुछ भी हो। अब वो इस दुनिया में अकेली पड़ गई। वो अपने समाज के हर पहलू से वाकिफ थी। एक जवान औरत का अकेले रहना इतना आसान नहीं था। भले ही बहू उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करता था, लेकिन लोग तो जानते थे कि वो उसका पति है। और फिर पिंकी के सर से बाप का साया भी उठ गया। अब उसे दो राहों पर चलना होगा, एक विधवा औरत
और एक लड़की की माँ के रूप में इस समाज का सामना करना पड़ेगा। अब उसे और मजबूत बनना पड़ेगा। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी सोच टूटती है। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ दीपा मैडम थी। हेलो मधु। मधु बोली, नमस्ते मैम साहब। दीपा बोली, हाँ मधु, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मधु बोली, हाँ मैम साहब। दीपा मैडम की ये आदत बड़ी अच्छी थी कि वो और मालकिन लोगों की तरह ये नहीं पूछती थी कि आज काम पर क्यों नहीं आई, और सबसे पहले हाल चाल पूछती थी। दीपा बोली, कोई बात है मधु, मुझे बताओ। मधु ने रोते हुए सारी आप बीती सुना दी। दीपा और मधु थोड़ी देर दोनों चुप हो गए और फिर दीपा मैडम ने कहा, मधु, अब भगवान की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। जो होना था हो गया। तुम अपना और पिंकी का ख्याल रखना, ठीक है? और काम की चिंता बिल्कुल मत करना, और कोई ज़रूरत हो तो बेहिचक बताना। मधु, मैम साहब, आप कितनी अच्छी हैं। आपको मेरी और मेरी बेटी की कितनी चिंता है। सच कहूँ तो आप देवी हैं। दीपा बोली, बस बस, मुझे आम इंसान की तरह रहने दो, ठीक है? फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। मधु बोली, जी मैम साहब, नमस्ते। दीपा ने फ़ोन काट दिया। मधु की इस परेशानी की हालत में दीपा मैडम की बातें कुछ हद तक उसे ढांढस बंधा रही थी। तभी नीलू ताई पिंकी को लेकर आई। मधु ने पिंकी को अपनी गोद में बिठा लिया और नीलू ताई से बोली, बैठिए ताई। नीलू ताई बोली, मधु कुछ खा ले। मधु, अभी खा लूँगी। दीपा मैडम का फ़ोन आया था, मैंने बताया तो वो बोली कि कुछ दिन की छुट्टी ले लो। नीलू ताई बोली, अच्छा तो क्या सोचा है, अभी थोड़ा आराम कर ले। मधु बोली, नहीं ताई, मैं सोच रही हूँ कल से काम पर चली जाऊँ, यहाँ वैसे भी मन नहीं लगेगा। नीलू ताई बोली, तेरी बात तो ठीक है, पर पता है ना, लोग हजार बातें करेंगे कि पति मरा नहीं और तू घर से भी निकलने लगी। मधु बोली, ताई, लोग तो कहेंगे ही, पर उससे मेरा पेट तो ना भरेगा, इसलिए मुझे सिर्फ अपनी बेटी पिंकी की परवाह है और किसी की नहीं। नीलू ताई बोली, चल जैसा तू ठीक समझे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कोई भी ज़रूरत हो तो बता देना। मधु बोली, ठीक है। नीलू ताई के जाने के बाद पिंकी को मैंने सुला दिया और फिर खुद भी सो गई, क्योंकि अब मुझे एक नए सवेरे का इंतज़ार था। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, और वो था मेरी बेटी को एक बेहतर ज़िंदगी देना और उसे इन सारी बुरी आदतों से दूर रखना। मैं अपनी बेटी को नौकरानी की बेटी नहीं बनने देना चाहती।